प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। आज हम क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 नई एजुकेशन पॉलिसी में गणित के सिलेबस को 30% एनसीईआरटी ने कम कर दिया है। तो उसमें पाठ संख्या 9 व्रत के बारे में अपन पढ़ेंगे। आइए अपन पाठ शुरू करें, उसकी कुछ प्रमेय पढ़ें, कक्षा 9 के सिलेबस के हिसाब से उसमें क्या क्या चीजें, उन चीजों को पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि व्रत की जो बेसिक चीजें क्या क्या है, व्रत में कौन सी चीज को क्या बोलते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। आइए अपन बोर्ड पे समझते हैं। सबसे पहले व्रत की परिभाषा कि व्रत है क्या। तो व्रत की परिभाषा देने के लिए हम एक बिंदु, क्योंकि गणित में जो भी चीजें बनती हैं वो सारे बिंदु के गति यानी बिंदु का जो रास्ता है गति करने का, घूमने का, उस रास्ते के अनुसार बनती है। आइए अपन एक एक्टिविटी लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक पॉइंट दिया बिंदु ए, ये बिंदु ए आपका स्थिर है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु बी है। अब आपको यह कहा कि बिंदु बी को घूमना है, बिंदु ए के आसपास इस तरह से घूमना है कि इससे इसकी ए से दूरी हमेशा नियत रहे, यानी दूरी न बढ़ेगी न घटेगी। तो ये बिंदु बी जो है वो इस तरह से घूमेगा इसके चारों तरफ। ये इसके मैं घूमने के पैरों के निशान, जिसको गणित की भाषा में बोलते हैं बिंदु पथ, यानी बिंदु जिस रास्ते पे चला है उस रास्ते को हम बिंदु पथ बोलते हैं। ये चारों बिंदु यानी चारों तरफ जितने भी बिंदु आ रहे हैं, इन सभी बिंदुओं को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो ये जो आकृति बन रही है, इसी आकृति को हम वृत्त बोलते हैं। ठीक है। अब इस वृत्त के अंदर ये जो बिंदु है ए, इसको बोलते हैं हम केंद्र, और ये पूरा गोल घेरा, इस संपूर्ण गोल घेरे की लंबाई को बोलते हैं परिधि। तो अगर आपको वृत्त की कोई परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे कि वृत्त एक गतिमान उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी हमेशा नियत रहती है, यानी बिंदु दूरी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसी नियत दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, यानी ये ए से बी के बीच की, क्योंकि बी बिंदु घूमेगा तो यहां पर भी आएगा, ये ए बी जो है ये ए बी कहलाएगी त्रिज्या। ठीक है। बिंदु ए कहलाएगा केंद्र, और बी से शुरू होकर पूरा घूम के वापस आप बी तक आओगे इस बिंदु तक, इस दौरान आप जितनी दूरी तय करोगे उसको कहेंगे हम परिधि। अब जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का अगर अपन दुगुना करें, यानी त्रिज्या को आप 2 से गुणा करें, यानी जितना ए बी आपको इधर दिख रहा है उसका इतना उतना विपरीत दिशा में मैं और बढ़ा लूं, ये बिंदु बी डैश मार्क कर लूं, तो ये पूरी दूरी बी से लेके बी डैश तक, इसको बोलेंगे हम व्यास, यानी त्रिज्या के दुगुना को बोलते हैं व्यास। साथ ही आपको अगर आपको एक्टिविटी दूं कि इस वृत्त की परिधि के ऊपर 2 बिंदु लो और उनको सीधी रेखा से जोड़ो, तो सबसे लंबी जो रेखा होगी वो यही होगी व्यास। व्यास से लंबी कोई भी रेखा नहीं खींच सकते आप। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं। अब वृत्त से संबंधित कुछ और बातें करते हैं। वृत्त वापस बना रहा हूं मैं, ये वृत्त बनाया। अब वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु के आसपास बिंदु मैंने ए मार्क किया और परिधि के ऊपर एक बिंदु बी मार्क किया। बिंदु ए से लेके बी तक की जो परिधि के ऊपर आप दूरी पर चलोगे, इस दूरी को बोलते हैं चाप। ये चाप कहलाएगा चाप ए बी, और इसको नोटेशन में आप ऐसे लिखोगे चाप ए बी, ये इसका मार्क है। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि बिंदु ए से बी तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। ये घड़ी की सुई की दिशा में मैं चल रहा हूं, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलता हूं तो मुझे इस तरफ से आना पड़ेगा। दोनों दूरियों में फर्क है। अगर आप घड़ी की सुई की दिशा में चलोगे तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलोगे तो आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ये कम और ज्यादा दूरियां 2 अलग अलग नाम से जानी जाती है। एक को बोलते हैं लघु चाप और दूसरे को बोलते हैं दीर्घ चाप। ठीक है, तो अभी जो मार्क किया है यह है लघु चाप, और अगर इसी को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आप चलेंगे, इस तरह से घूम के वापस बी तक आएंगे, तो यह कहलाएगा बेटा दीर्घ चाप। ठीक। अब वृत्त से संबंधित और टर्म के ऊपर चलते हैं अपन। वृत्त के परिधि के ऊपर कोई भी 2 बिंदु अगर हैं और उनको मिलाने वाली सीधी रेखा जो है उसको हम बोलते हैं जीवा, और इसी जीवा को अगर आप ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे तो एक बार ये जीवा केंद्र से निकलेगी, और केंद्र से निकलने वाली जीवा को ही हम व्यास बोलते हैं। तो व्यास की एक परिभाषा और बन गई। व्यास क्या है वृत्त का? वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये सबसे बड़ी जीवा आपको चित्र में दिख रही, ये वाली यहां से लेके यहां तक जो मार्क की है, ये सबसे बड़ी जीवा, इसी को व्यास बोलते हैं। आइए एक चित्र और बनाता हूं मैं। जब ये वृत्त बनाया, मैंने गोल घेरा बनाया, और इस वृत्त पे आपको कहा कि वृत्त का जो ये जीवा है, इस जीवा वृत्त के 2 टुकड़े करती है। चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। इस हिस्से को बोलते हैं वृत्त खंड।
ये वृत्तखंड कहलाता है। और आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो मैंने निशान लगाया ये हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से छोटा है, तो इसलिए इसको आप लघु वृत्तखंड कहेंगे। और इस जीवा के ऊपर का हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये कंप्लीट हिस्सा जो है ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब इसी वृत्तखंड के अंदर से अपन एक और नई चीज निकालते हैं। मान लीजिए कि ये, वापस एक चित्र बना के स्पष्ट करूं कि ये वृत्त बनाया और ये जीवा खींचने की वजह से वृत्तखंड हुआ, ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र से आप दोनों त्रिज्याएं खींचते हो अगर, तो दोनों त्रिज्याएं खींचने के बाद आपको दिख रहा है कि ये दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ हिस्सा, यानी ये पूरा हिस्सा यहां तक, जिसमें इस जीवा के ऊपर और नीचे का हिस्सा भी शामिल है, तो ये जो डॉट डॉट मैंने निशान लगाए हैं ये पूरा हिस्सा कहलाता है त्रिज्यक खंड। इसको बोलते हैं त्रिज्यक खंड। आप कैसे इनको दिमाग में अलग अलग रखेंगे कि वृत्तखंड कौन है और त्रिज्यक खंड कौन है? तो सीधा सा तरीका है, जो त्रिज्या द्वारा घिरा हो वो त्रिज्यक खंड और जो जीवा द्वारा घिरा हो वो वृत्तखंड। यहां पर भी लघु और दीर्घ त्रिज्यक खंड होंगे। जो आपको हिस्सा छोटा दिख रहा है, जैसे मैंने जो अभी चित्र में बनाया वो डॉट डॉट वाला हिस्सा छोटा है, तो इसको हम लघु त्रिज्यक खंड कहेंगे। और इसके अलावा बचा हुआ ये पूरा, ये वाला जो मैंने छोटे छोटे लाइनों के रूप में व्यक्त किया है, ये इसका दीर्घ त्रिज्यक खंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए अपन अगली स्लाइड लेते हैं और आगे बिंदु लेते हैं। अब आते हैं हम इनके सूत्रों के ऊपर। छोटी क्लास से आपने इनके सूत्र वृत्त से संबंधित पढ़े हैं, इनका अपन एक बार रिवीजन करते हैं कि वृत्त में त्रिज्या जो है, इस त्रिज्या को मार्क करते हैं स्मॉल आर से। यह वृत्त की त्रिज्या, केंद्र ओ और परिधि के ऊपर एक मैंने बिंदु लिया ए। अब इस त्रिज्या आर त्रिज्या वाले वृत्त की जो परिधि है, वो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और इसी के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। और साथ ही इसके व्यास का सूत्र है, व्यास चूंकि त्रिज्या का डबल होता है तो इसका सूत्र होगा 2 गुणा आर। बच्चों एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है कि आप एक मैं प्रश्न दे देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि किसी वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, आपको परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तरीका जो कि ट्रेडिशनल वे है, सभी ऐसा ही करते हैं कि आप सबसे पहले सूत्र लिखेंगे कि हाँ भाई हमको परिधि दे रखी है, परिधि है 2 पाई आर, 2 पाई आर को बराबर में लिखा 154, यहां से गणना करते गए और आपने आर निकाला, यानी त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या निकालने के बाद आप क्षेत्रफल का सूत्र लेते हैं, सूत्र है पाई आर स्क्वायर, और इसमें आर की जगह वो आर का मान जो यहाँ निकला है वो आर आप यहाँ रख देते हो, घात 2 लगाते हो और गणना करके अपना उत्तर निकालते हो। ठीक है, तरीका बिल्कुल सही है, मैं इसको गलत भी नहीं कह रहा हूं। परंतु एक तरीका ऐसा भी अपन इजाद कर सकते हैं जिसमें बीच में ये चैनल जो पूरा है उस चैनल को अपन ब्रेक कर देंगे, त्रिज्या की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो कैसा तरीका होगा? वो तरीका ऐसा होगा, आइए अपन इन दोनों के सूत्रों को गौर करते हैं। अपन 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर को, मैं यहाँ क्षेत्रफल को इंग्लिश के वर्ड ए यानी एरिया से डिनोट कर दूं, यहाँ ए बराबर पाई आर स्क्वायर, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफेरेंस, इसको मैं इंग्लिश के वर्ड सी से डिनोट कर दूं, सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। आप गणित के विद्यार्थी हैं, मैंने अभी बोला कि आप त्रिज्या को हटाएंगे तो त्रिज्या को अपन बीच में से एलिमिनेट करें। इन दोनों सूत्रों के बीच में ऐसा तरीका लगाएं कि त्रिज्या ही हट जाए। तो त्रिज्या कब हटेगी? जब यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर है, तो इसको भी अपन आर स्क्वायर बना देते हैं, दूसरी समीकरण को। तो मैं इस समीकरण का दूसरी वाली का करता हूं वर्ग। क्या किया? वर्ग, दोनों तरफ घात 2 लगाया, तो देखिए सी स्क्वायर बराबर हो गया 2 का वर्ग 4, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर और आर का वर्ग आर स्क्वायर। अब आपको यहां पर पाई आर स्क्वायर की जगह ए डालना है, तो यहां पर इस तरह से टुकड़ा कीजिए कि पाई आर स्क्वायर मिल जाए और उसकी जगह अपन ए लिख देंगे। तो मेरी अगली स्टेप देखिए, अपन ऐसा लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर को अपन ने 2 टुकड़ों में काट दिया, पाई गुणा पाई। अब जो पीछे पाई आर स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह आप ए डाल दीजिए, तो आपका सूत्र बना सी स्क्वायर बराबर 4 पाई ए। ये सीधा रिलेशन है, सीधा संबंध है परिधि और क्षेत्रफल में, आपको बीच में त्रिज्या की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी सवाल को जिस चैनल से अपन आर निकाल के यानी त्रिज्या निकाल के फिर क्षेत्रफल निकाल रहे थे, हम डायरेक्ट इस सूत्र को काम में रख के सीधा अपना उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अपन वही तरीका लगाते हैं। अब आपको यहां पर निकालना क्षेत्रफल है, तो सूत्र देखिए सी स्क्वायर बराबर 4 पाई ए। आप यहां पर सी यानी परिधि का मान पता आपको 154, तो आप 154 रख दीजिए, भाग
इसका घात 2 है इसलिए 2 बार लिखा। ये 4 पाई 22/7 और a अपनी जगह पे, यानी आपको एरिया क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आपकी अगला पद क्या होगा, 154 गुणा 154, इसके गुणा में कौन आएगा 7 और भाग में क्या आएगा 4 गुणा 22 और बराबर में क्या रह गया a, यानी क्षेत्रफल। देखिए कहीं पर भी त्रिज्या को अपन निकाल ही नहीं रहे, ना काम में ले रहे ना निकाल रहे अपन। अब यहां पर 11 के पहाड़े से आप भाग देंगे, 11 का पहाड़ा 2 बार, 11 का पहाड़ा 1 बार और 4 बार, यानी 14 बार जाएगा। अब आप 2 के पहाड़े से 2 बार और 2 के पहाड़े से 7 बार और इस 2 के पहाड़े से 1 बार और 2 के पहाड़े से कितना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी आपका अंतिम। तो अब देखिए यहां तक आने के बाद लास्ट में अपने को a यानी जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस तरह से निकलेगा। जो जो चीजें बची हुई है अंश और हर में उनको अपन लिखेंगे, गुणा और भाग की प्रक्रिया बाकी है, फिर आपका उत्तर आपके पास होगा। अंश में देखिए क्या बचा हुआ है, अंश में है 77 गुणा 7 गुणा 7 यानी 49 और बटा में आप देखिए गौर से केवल और केवल 2 बचा हुआ है और चूंकि क्षेत्रफल है तो आपका उत्तर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कारण त्रिज्या सेंटीमीटर में होती है और क्षेत्रफल में त्रिज्या के ऊपर घात 2 लगा हुआ है। देखो ये सूत्र घात 2 लगे होने की वजह से आपका उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये थोड़ी सी गणना मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बाकी ये पूरा प्रोसीजर है। आइंदा आप ध्यान रखें कि जब भी त्रिज्या के द्वारा कभी भी क्षेत्रफल नहीं निकालना है, आपको ये सीधा सूत्र याद रखना है, c² = 4 पाई a। धन्यवाद इस वीडियो को इतना गौर से देखने के लिए।